वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? सब ठीक ठाक। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं दूसरे कामों में फंस चुका था, इसीलिए वीडियो डाल नहीं पाया और ये प्रोसेस थोड़ा 1 वीक तक चलेगा। और ऊपर से हमारे यूट्यूब ललित भाई साहब वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं भेज रहे। तो खैर आज मैं आपके सामने ड्रैकुला सर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये मूवी रिसेंटली थिएटर और होइचोई नाम के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। एक्चुअली ये एक बंगाली मूवी है, लेकिन इस मूवी को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया। अब मूवी के बारे में बात करें तो मुझे इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और मेन पॉइंट इस मूवी का एंडिंग बेहतरीन लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि ये मूवी साइमल्टेनियसली पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है। तो मूवी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1971। कोलकाता के किसी जगह पर सुबह सवेरे पुलिस अपनी कार में एक बंदे को लाती है और पुलिस उस बंदे को वहाँ से भागने के लिए कहती है। जब वो आदमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उस आदमी को गोली मार देती है, मतलब उसका एनकाउंटर कर देती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, मतलब 2020, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम है रक्तिम। अब रक्तिम के बारे में बात करें तो रक्तिम एक स्कूल टीचर है। वो हमेशा अपने मुंह को कवर करके रखता है। जब रक्तिम अपने क्लास आता है तो इसके स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर ड्रैकुला सर कहकर लिखे हुए रहते हैं। तो खैर क्लास खत्म होने के बाद रक्तिम अपने क्लास से बाहर आता है, जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को देखता है और वो आदमी किसी के कब्र पर फूल चढ़ा रहा होता है। तो रक्तिम उस सीनियर सिटीजन के पास जाता है तो वो बूढ़ा आदमी रक्तिम को बताने लगता है कि आज अमूल का जन्मदिन है। और वो बूढ़ा आदमी रक्तिम को अमूल के बारे में बताने लगता है कि 1000 लोगों की तरह अमूल भी गुमनाम बन के रह गया। उस वक्त कई सारे लोग मिसिंग में रह गए थे, तो उनमें से अमूल भी एक नाम है। तो खैर उसके बाद रक्तिम स्कूल से अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में एक बंदा मच्छर मारने की स्मोक रिलीज कर रहा होता है। और तभी रक्तिम की नजर एक मकान पर पड़ती है जो बहुत ही खाली रहता है। कुछ सेकंड उस मकान को देखने के बाद रक्तिम वहाँ से अपने घर जाने लगता है। उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। एक्चुअली डायरेक्टर ने इस मूवी में कुछ चैप्टर्स रखा है और उन चैप्टर्स के जरिए से डायरेक्टर हम व्यूवर्स को इसकी स्टोरी सुना रहे होते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है टेनेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। एक्चुअली रक्तिम किसी कपल के घर में किराएदार होता है और उस आदमी का नाम है भुवन। अब भुवन के बारे में बात करें तो फिलहाल एक अपाहिज है और उसी तरह ये बहुत शराब पीता रहता है और उसी तरह ये भाई साहब जॉनी भैया के बहुत बड़े फैन होते हैं। तो भुवन की एक बेबी होती है ऑफ कोर्स, तो उसका नाम होता है सबिता और इसी तरह इन दोनों का एक छोटा बच्चा होता है। तो भुवन बहुत देर आवाज लगाने पर रक्तिम भुवन के पास आता है और हर रात भुवन रक्तिम को अपने घर बुलाता है अपने बच्चे को डरा के सुलाने के लिए। लेकिन ये बात सबिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो खैर फिर भी रक्तिम भुवन की बात मानते हुए वो उसके बच्चे के पास जाता है और वो अपने दांतों को दिखाकर भुवन के बच्चे को डराने लगता है, जिसकी वजह से वो बच्चा डर के मारे सोने लगता है। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि रक्तिम के दांत हूबहू ड्रैकुला की तरह लगते हैं। रक्तिम उस बच्चे को डराना नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूर होता है। अगर रक्तिम ने भुवन का सामना किया तो भुवन इसको अपने घर से निकाल देगा। दूसरे दिन रक्तिम जब अपने स्कूल जा रहा होता है तो एक डायरेक्टर रक्तिम को कॉल करता है और रक्तिम को कहने लगता है कि इसकी फिल्म में एक छोटा सा रोल है और उस रोल को रक्तिम प्ले करना है। लेकिन रक्तिम को कोई एक्टिंग वगैरह नहीं आती, तो वो मना कर देता है। जब रक्तिम अपने स्कूल जाता है तो तब तक वो डायरेक्टर उस स्कूल के हेडमास्टर को रक्तिम के बारे में बता चुका होता है, जिसकी वजह से वो हेडमास्टर रक्तिम के पास आकर उसको समथिंग लाइक ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हारी जॉब फिलहाल टेम्पोररी है, अगर तुम अपनी जॉब को परमानेंट करना चाहते हो तो तुम उस फिल्म में ऐड करो, बस छोटा सा रोल है, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है। तो रक्तिम अपने हेडमास्टर को समझाने लगता है कि सर मुझे एक्टिंग वगैरह नहीं आती। तो खैर फाइनली रक्तिम उस डायरेक्टर के पास जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इसे इसकी जॉब प्यारी है। उसके बाद रक्तिम वहाँ से एक डेंटिस्ट के पास जाता है अपने दांत निकलवाने के लिए। तो वो डॉक्टर रक्तिम को समझाने लगता है कि तुम्हारे अंदर यही एक स्पेशल एबिलिटी है, तो तुम फिर से एक बार सोच लो कि तुम इन दांतों को निकालना चाहते हो या रख लो, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम। ये सुनने के बाद रक्तिम वहाँ से चला जाता है और अपने घर आने के बाद रक्तिम अपने फोन में हमेशा एक ही क्लिप देखता रहता है, जहाँ पर एक शिप वाले एक बड़े से शार्क को कैच कर रहे होते हैं। तो मूवी के दरमियान में बाद में हमें ये बात पता चलती है, ये क्लिप रक्तिम को सेटिस्फाई करती है। तो दूसरे दिन रक्तिम शूटिंग स्पॉट जाता है और मेकअप आर्टिस्ट इसको एज ए ड्रैकुला की तरह मेकअप करके बिठा देते हैं। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर रक्तिम को अपने पास बुलाता है और वहीं पर उस फिल्म की हीरोइन भी होती है। तो वहाँ के सारे लोग रक्तिम के दांत देखने के लिए ख्वाहिश करने लगते हैं।
जिसकी वजह से रক্তিम बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगता है और रক্তিम के दांत देखकर वो हीरोइन भी डर जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टर रক্তিम को उसका सीन समझा देता है। तो सीन कुछ इस तरह का होता है। रক্তিम अपने दांतों को हीरोइन के नेक के पास ले जाना होता है, लेकिन रক্তিम उस सीन को सही तरह से कर नहीं पाता और ऊपर से वो हीरोइन रক্তিम को एक झापड़ भी लगा देती है। तो खैर थोड़ी देर बाद दूसरा टेक लिया जाता है और जब वो हीरोइन डायलॉग्स कह रही होती है तो रক্তিम उस हीरोइन के नेक को बहुत अजीब तरह से देखने लगता है और देखते ही देखते रক্তিम उस हीरोइन के नेक के पास काट देता है, जिसकी वजह से वो हीरोइन ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ऐसा करने के बाद रক্তিम भी शॉक में रह जाता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि एक्चुअली इसने क्या किया और वो फौरन वहाँ से भागने लगता है। जब रক্তিम भागते हुए सड़क पर आता है तो वहाँ पर हीरोइन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और रক্তিम को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं, लेकिन रক্তিम किसी भी तरह करके रोते हुए वो अपने घर चला जाता है उसी कॉस्ट्यूम में। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, द सोल्जर इन द एटिक, और ये सीन पास्ट का है, मतलब 1971 का, जहाँ पर एक औरत को दिखाया जाता है और इसका नाम है मंजरी या मंजूरी। और मंजूरी एक विधवा औरत है और मंजूरी के घर में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है अमूल वो छुपा हुआ रहता है। एक्चुअली अमूल एक नक्सल होता है जो पुलिस से बचने के लिए मंजूरी के घर में आके छुपा है। और उसी पीरियड में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है काटू। अब काटू के बारे में बात करें तो काटू हमेशा मंजूरी को लाइन मारते रहता है, उसे हासिल करने की कोशिश करते रहता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डे पर जब रক্তিम अपने टेरेस पर होता है तो रক্তিम के पास सबिता आती है और उसको सेड्यूस करने लगती है और इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि सबिता अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक्चुअली भुवन सबिता को हर हमेशा इंटीमेट करने के लिए बुलाते रहता है, जो सबिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर रক্তিम सबिता को मना कर देता है और ऊपर से सबिता रক্তিम को अनाप शनाप बकने लगती है। दूसरे दिन रক্তিम जब अपने स्कूल आता है तो उस स्कूल का हेडमास्टर रক্তিम को नौकरी से निकाल देता है और रক্তিम को कहने लगता है कि तुमने एक हीरोइन को काट दिया, अगर तुम इन बच्चों में रहे तो तुम भी इन बच्चों को काट दोगे। लेकिन रক্তিम अपने हेडमास्टर को समझाने लगता है कि सर मैं बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ, वो पता नहीं मेरे हाथों से कैसे हो गया। लेकिन फिर भी वो हेडमास्टर रক্তিम को नौकरी से निकाल देता है, जिसकी वजह से रক্তিम मरने के लिए डिसाइड हो जाता है। वो एक रेलवे पटरी पर आकर खड़ा हो जाता है। जब ट्रेन वहाँ पर आने ही वाली होती है तो रক্তিम उस ट्रेन ट्रैक से हट जाता है, मतलब रক্তিम की हिम्मत ही नहीं होती। तो बाद में वो एक नदी के किनारे आकर उसी एनवलप पर ये लिखता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ऐसा कहकर रক্তিम एक नदी के पास जाता है कि तभी वहाँ पर मंजूरी आती है और उसके बैग के पास उसका फ्लूइड रख देती है और मंजूरी रক্তিम को बहुत ही स्वीट पोएट्री सुनाने लगती है। और इसी तरह मंजूरी रক্তিम को अमूल कहकर बुलाने लगती है, अमूल मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सुनने के बाद रক্তিम अपने फेस पर मुस्कान लिए हुए मंजूरी के पास आता है और मंजूरी उस लिफाफे को फाड़ के हवा में उड़ा देती है और रক্তিम मंजूरी को देखकर बहुत खुश होने लगता है और वो बिना सुसाइड किए उस फ्लूइड को लेकर वहाँ से चला जाता है, जैसा लगता हो कि इसकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई हो। उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, कोलकाता ड्रैकुला। जब रক্তিम पानी नहा रहा होता है तो भुवन इसको ऊपर बुलाता है उसी हालत में, क्योंकि भुवन का बच्चा बहुत शरारत कर रहा होता है और उसे डराने के लिए भुवन रক্তিम को ऊपर बुलाता है। तो बेचारा रক্তিम उसी हालत में ऊपर जाता है और भुवन के बच्चे को डराकर एक कमरे में बंद कर देता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। रক্তিम जाने के बाद भुवन अपनी पत्नी से सबिता से इंटीमेट करने की कोशिश करने लगता है। मैंने कहा था ना, भुवन का टांग ही टूटा है, बाकी सब कुछ सही सलामत है। लेकिन देखते ही देखते रক্তিम फिर से ऊपर आ जाता है और रক্তিम को देखकर भुवन रক্তিम पर चिल्लाने लगता है और उसे फौरन अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। तो देखते ही देखते रক্তিम भुवन को भी काट लेता है अपने नोकीले दांतों से, जिसकी वजह से भुवन भी ब्लीडिंग होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश गिर जाता है। ये देखकर सबिता भी बहुत शॉक में रह जाती है। उसके बाद रক্তিम अपने ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उस वक्त कोलकाता में स्नो गिर रही होती है और यहाँ पर रক্তিम हम व्यूवर्स को ये बताने लगता है कि आखिरी बार कोलकाता में 1971 में बर्फ गिरी थी और इस बर्फ को देखकर रক্তিम खुश भी होता है और उसी तरह दुखी भी रहता है। खैर उसके बाद सबिता रক্তিम के पास आती है उसका हालचाल पूछने के लिए और उस वक्त रক্তিम का घर बहुत ही गंदा होता है, मतलब उसके सारे के सारे कमरे में पिलो के कार्टन्स मौजूद होते हैं और उसी तरह रক্তিम बुखार से कांप रहा होता है। सबिता रক্তিम को बताने लगती है तो भुवन फिलहाल कोमा में हॉस्पिटल में मौजूद है, उसको हार्ट अटैक आया है और तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ,
तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। इस तरह से सविता रक्तिम को छूने ही वाली होती है तो तभी रक्तिम अपने नोकीले दांत दिखाकर सविता को डरा देता है और सविता वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, कोलकाता 71, जहाँ पर एक दिन काटू और नाटा ये दोनों मंजूरी के घर के बाहर एक कार होती है, उस कार में बैठे हुए रहते हैं और काटू मंजूरी का वेट करते रहता है कि वो कब बाहर आएगी, वो कब इसे देखेगा। तो यहाँ पर अमूल ये प्रैक्टिस कर रहा होता है, अगर अमूल पुलिस की गिरफ्तार में आ गया तो पुलिस इसको किस तरह से टॉर्चर करेगी और किस तरह से ये अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। इस तरह से अमूल अपने आप को जख्मी करने लगता है, लेकिन मंजूरी आकर अमूल को रोक देती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट डे पर रक्तिम भुवन के पास जाता है हॉस्पिटल उसे देखने के लिए, उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन तभी भुवन की आंखें खुल जाती है और वो रक्तिम को अमूल कहकर बुलाने लगता है और रक्तिम को कहने लगता है कि अमूल मुझे माफ कर दो। इस तरह से कहकर भुवन उसी वक्त मर जाता है। ये देखकर रक्तिम बहुत घबरा जाता है और वो फौरन उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, लेकिन आते आते रक्तिम भुवन के पास जो ब्लड की पैकेट होती है वो ले आता है और रक्तिम उस खून को पीने लगता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। कि तभी वहाँ पर मंजूरी प्रकट हो जाती है और रक्तिम को बताने लगती है, क्या तुम अमूल की बच्ची कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन रक्तिम मंजूरी से पूछने लगता है, मंजूरी क्या मैं सच में एक वैम्पायर बन चुका हूँ? तो मंजूरी रक्तिम को बताने लगती है, मुझे पता नहीं अमूल तुम कौन हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पिछले जन्म में तुम्हारा हथियार एक राइफल एक गन थी और इस जन्म में तुम्हारा हथियार तुम्हारे 2 दांत है और तुम अपने दुश्मनों को ढूंढो, उन्हें मारो। उसके बाद सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ पर काटू सडनली मंजूरी के घर में घुस जाता है और मंजूरी से बहाना बनाकर पानी मांगने लगता है, लेकिन मंजूरी काटू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो उस वक्त तो काटू चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन या थोड़ी देर बाद पता नहीं, काटू फूल लेकर मंजूरी के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, उसे हासिल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी मंजूरी अमूल की गन निकाल लेती है और उस पर पॉइंट आउट करने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है। और इसी तरह देखते ही देखते मंजूरी काटू के पैर पर गोली चला देती है और उसे एक कमरे में बंद करके वो बाहर आ जाती है। तो गोली की आवाज सुनकर अमूल अपने कमरे से बाहर आता है और तभी मंजूरी अमूल को उसकी गन वापस दे देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अमूल का अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। जब अमूल वहाँ से जाने ही वाला होता है तो घायल काटू उसको देख लेता है। तो उसी वक्त काफी सारे रेवोल्यूशन के लोग गलियों और सड़कों में निकल जाते हैं और वो लोग नारा लगाने लगते हैं। तो उन लोगों को भगाने के लिए पुलिस उन पर टीयर गैस फायर कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ के लोग चले जाते हैं, लेकिन वो टीयर गैस मंजूरी के घर में भी एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से मंजूरी और अमूल की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। और इसी तरह आखिरी बार मंजूरी सच धज के अमूल के सामने खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नाटा आता है और इन दोनों को इस हालत में देख लेता है। उसके बाद नाटा काटू को बाहर ले आता है और जो कुछ इसकी आंखों ने देखा वो सारा सब कुछ काटू को बताने लगता है और उसके बाद काटू ये सारी की सारी बात पुलिस वालों को बता देता है। यहाँ पर प्रेजेंट डे पर रक्तिम को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं या तो फिर उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं। उसके बाद 5th चैप्टर स्टार्ट होता है, डेथ एज हेवी एज माउंटेन। एक्चुअली ये एक नक्सल्स का नारा होता है जो अमूल के चेयरमैन ने अमूल को बताया था। उसके बाद पुलिस मंजूरी के घर आते हैं और इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो पुलिस अमूल को बहुत टॉर्चर करने लगती है और उसी तरह एक पुलिस वाला मंजूरी को भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते रहता है और अमूल को उसके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं। तो इसी टॉर्चर के दौरान वो पुलिस वाले अमूल के दोनों दांत निकाल के उसके हाथ में रख देते हैं। तो इस तरह से बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद वो पुलिस वाले अमूल को किसी जगह पर लाते हैं और उसे एनकाउंटर कर देते हैं और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मंजूरी के सर पर खून डालता है और उसे कहता है, ये रहा तुम्हारा अमूल का खून, अमूल कब का मर चुका है। यह सुनने के बाद बेचारी मंजूरी बहुत घुट घुट के रोने लगती है। उसके बाद चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, आई विल बी बॉर्न अगेन। एक्चुअली रक्तिम को किसी हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर 2 डॉक्टर्स रक्तिम को उसका नाम पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर रक्तिम अपना नाम रक्तिम बताने के बजाय वो अमूल कहने लगता है और उन डॉक्टर्स को ये भी कहता है कि अमूल ने रक्तिम को मार दिया, अब रक्तिम जिंदा नहीं है, मैं ही अमूल हूँ। और वो डॉक्टर्स रक्तिम को पूछने लगते हैं कि अमूल ने रक्तिम को क्यों मार दिया। तो रक्तिम उन डॉक्टर्स को बताने लगता है
क्योंकि अमोल जिंदा रहना चाहता है। और उसी तरह रক্তিम को उस कमरे के बाहर मंजूरी भी दिखाई देने लगती है और मंजूरी रক্তিम को चुप रहने के लिए कहती है। तो बहुत सारे सवाल जवाब करने के बाद उन डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि रক্তিम को सिजोफ्रेनिया है। उसके बाद रক্তিम का ट्रीटमेंट शुरू होने लगता है और एक दिन मंजूरी रক্তিम के पास आकर कहती है कि तुम्हारा काम अभी भी पेंडिंग है, तुमने काटू को तो मार दिया लेकिन नाटा अभी भी जिंदा है। तो खैर बहुत दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद वो डॉक्टर्स फिर से रক্তিम को बुलाते हैं उसका टेस्ट लेने के लिए और यहाँ आने के बाद वो डॉक्टर्स रক্তিम को उसका नाम वगैरह पूछने लगते हैं। तो रক্তিम उन डॉक्टर्स को करेक्टली आंसर दे देता है कि उसका नाम रক্তিम चौधरी है और ये ईयर 2020 है वगैरह वगैरह। इस तरह से रক্তিम वहाँ से रिहा हो जाता है। तो वहाँ से रক্তিम अपने घर आता है जहाँ पर सबिता रক্তিम को बताने लगती है कि एक्चुअली तुम्हारा कमरा मैंने किसी और को भाड़े पर दे दिया। अब चूंकि भुवन तो नहीं रहे तो मेरा घर का खर्चा कैसे उठाऊं मैं, और जितना जल्दी तुम हो सके तुम अपने सामान लेके जाओ। तो जाते जाते रক্তিम भुवन की जवानी की फोटो देखता है तो वो हूबहू काटू की जैसा नजर आता है। तो ये तस्वीर देखने के बाद रক্তিम को फिर से अपनी पुरानी यादें वापस आ जाती है, मतलब मंजूरी की बातें, काटू, नाटा, पुलिस वाले, उसका टॉर्चर वगैरह वगैरह। और जब रात होती है तो सबिता किसी और मर्द के साथ होती है और उसी वक्त रক্তিम अपना ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहनकर सबिता के पास आता है। एक्चुअली रক্তিम सबिता को नाटा समझ रहा होता है। तो रক্তিम को इस हालत में देखकर सबिता डर जाती है और रক্তিम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो सबिता की ये इग्नोरिंग देखकर रক্তিम वहाँ से चुपचाप चला जाता है और वो सड़क पे आकर झूमने नाचने लगता है, भागने लगता है। और इसी तरह भागते भागते वो उस घर के पास आता है और ये घर और किसी का नहीं मंजूरी का होता है। और एक दिन रক্তিम इसी घर के सामने खड़ा था। उसके बाद चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, ये रिजेक्टेड बॉक्स। तो इस चैप्टर में मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है और ये सीन फ्लैशबैक का है, मतलब जब रক্তিम हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले रहा था उस वक्त का इंसिडेंट। और उस वक्त वो डॉक्टर रক্তিम को बताने लगती है कि मंजूरी, काटू, नाटा ये सारे के सारे रক্তিम के इमेजिनेशंस है और अमोल नाम का कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुनने के बाद रক্তিम उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि जब मैं भुवन के पास गया था तो भुवन मुझे अमोल कहकर बुलाया था। तो उसके बदले वो डॉक्टर रক্তিम को बताने लगती है कि तुम जाने से पहले भुवन की कब का मौत हो चुकी थी हार्ट अटैक की वजह से, और पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कैसे इमेजिनेशंस आए थे। भुवन तो कब का मर चुका था। अब उस कार के बारे में बात करें तो रক্তিम एक दिन शूट के लिए गया था जहाँ पर वो हीरोइन एक कार को ड्राइव कर रही थी और उसी कार को देखकर रক্তিम ये इमेजिनेशन किया था कि काटू और नाटा ये दोनों मंजूरी के घर के बाहर कार में बैठे हुए थे। अब उसके बाद फ्लूइड के बारे में बात करें तो एक दिन मंजूरी ने रক্তিम के पास आकर उसका फ्लूइड वापस रख दिया था। तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं, रক্তিम जब अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसके लेसन में फ्लूइड नाम का एक वर्ड आया था, तो वही फ्लूइड इसके दिमाग में बस गया। अब रही मंजूरी की टॉर्चर की बात, तो एक पुलिस वाला मंजूरी के गले के पास सिगरेट जलाया था उसे टॉर्चर करने के लिए। तो वो एक्चुअली और कुछ नहीं, रক্তিम जब शूट के लिए गया था तो वहाँ पर वो हीरोइन थी, तो रক্তিम ने उस हीरोइन की नेक को देखा था और वही नेक उसके दिमाग में बस गई। और उसी तरह मंजूरी के घर के बारे में बात करें तो मंजूरी का घर और कुछ नहीं, रক্তিम का घर ही होता है। उसके बाद टीयर गैस के बारे में बात करें, आपको याद है ना वो सीन, पुलिस वाले लोगों को भगाने के लिए टीयर गैस को रिलीज किया था। तो वो और कुछ नहीं, रক্তিम जब एक दिन अपने स्कूल से घर जा रहा था तो उस वक्त एक बंदा मच्छर मारने के लिए स्मोक रिलीज कर रहा था और वही स्मोक इसके दिमाग में बस गई। और उसी तरह मंजूरी उस लिफाफे को फाड़ना, सच बताया जाए तो वहाँ पर मंजूरी ही नहीं थी, रক্তিम खुद उस लिफाफे को फाड़ के हवा में उछाल दिया था। उसके बाद स्नो के बारे में बात करें तो रক্তিम ने कहा था कि इतने सालों बाद कोलकाता में बर्फ गिर रही है। वो एक्चुअली कोई बर्फ नहीं थे, वो रক্তিम के पिल्लों के कॉटन्स थे जो उस वक्त ये हवा में उछालकर उन कॉटन्स को स्नो समझ रहा था। उसके बाद फाइनली कंक्लूजन का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस तरह से सारा सब कुछ सोचते हुए रক্তিम उसी घर के सीढ़ियों के पास सो जाता है कि तभी वहाँ पर वो सीनियर सिटीजन आता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और वो आदमी रক্তিम को उसकी नींद से जगाने लगता है और रক্তিम उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि आप कौन। तो वो आदमी अपना नाम रক্তিम को बताने लगता है कि मेरा नाम अमूल है, अमोल शोम। और रক্তিम उस दिन का इंसिडेंट याद करने लगता है जिस दिन इस आदमी ने, मतलब अमूल ने रক্তিम को अमोल शोम के बारे में बताया था, मतलब अपने बारे में रক্তিम को बताया था। और हिस्ट्री के हिसाब से अमूल मर चुका था।
मतलब अमोल के बारे में जो कुछ स्टोरी दिखाई थी वो सारा सब कुछ अमोल रক্তিम को बताने लगता है, लेकिन सच ये नहीं है। तो अमोल अपनी सच्ची कहानी रক্তিम को बताने लगता है कि जब पुलिस वाले अमोल और मंजूरी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए थे तो उस वक्त अमोल ने अपना मुंह खोल दिया और अपने साथियों के नाम बता दिया था पुलिस वालों को, और उसके बाद पुलिस वाले अमोल को रिहा कर दिया और उसके बाद अमोल कहीं पर गुम हो गया। मतलब अमोल अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था और उसके बाद मंजूरी का कोई अता पता नहीं था। जब मंजूरी पुलिस स्टेशन से अपने घर आई थी तो उस दिन से आज तक मंजूरी मिसिंग में रही और ये घर मंजूरी का ही है। और जब जब अमोल मंजूरी के घर आता रहता है ये देखने के लिए कि कभी न कभी मंजूरी अपने घर आएगी और किसी न किसी दिन अमोल मंजूरी को अपनी आंखों से देखेगा। उसके बाद रক্তিम अपने डॉक्टर को मंजूरी के घर ले आता है और उसे बताने लगता है कि यहीं पर अमोल छुपा हुआ था और यही मंजूरी का घर है और मुझे पता चल गया कि मेरा नाम रক্তিम है, मेरा नाम अमोल नहीं है, अमोल तो कोई और है। यह सुनने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और रক্তিम उस घर में एंटर करता है जहाँ पर वो एक तस्वीर को देखता है और उस तस्वीर में मंजूरी उसका पति या तो फिर उसका प्रेमी होता है पता नहीं, और वो हूबहू रক্তিम ही की तरह दिखता है। तभी मंजूरी फिर से वहाँ पर प्रकट हो जाती है और फाइनली रক্তিम हम व्यूवर्स को ये बताता है मुझे पता नहीं ये कहानी सच्ची है या झूठी है, या तो फिर ये कोई मेरी दिमागी बीमारी है या तो मेरी पुनर्जन्म की यादें, इसे अनजान ही रहने दीजिए। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो सिंपल से बताया जाए तो अकेलापन ही सारे फसाद की जड़ होती है और इसी तरह डिप्रेशन, इन दोनों चीजों से कोई भी इंसान अपनी एक नई दुनिया बना सकता है और वही रক্তিम के दिमाग में बन चुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।